नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहले आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? एन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब एन वेक्टर कैसे होंगे? x1 x2 अप टू xn, इस तरह से आपके वेक्टर होंगे। ठीक है, अगर इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखना है तो या तो आप इस तरह से रो में लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कॉलम में। इस तरह से वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा गया। तो ये हुई हमारी वेक्टर्स की बात। अब वेक्टर्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पर। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पर दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है x1 x2, ठीक है, दूसरा वेक्टर है यहाँ पे आपका y1 y2। तो यहाँ पर इक्वल, अगर हम ये बोले हैं कि ये वेक्टर इसके इक्वल है, इसका मतलब x1 और y1 इक्वल हो जाएंगे, x1 और x2 y2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एलिमेंट्स वो इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इक्वलिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, यहाँ पर एक x ले रहे हैं 1 और 2, ये वेक्टर हैं, ठीक है, और एक y वेक्टर ले रहे हैं 3 और 4। अगर हम इसका सम निकालना चाह रहे हैं इन वेक्टर्स का तो क्या करेंगे? सिंपली आपको ये फर्स्ट वेक्टर को इसके फर्स्ट वेक्टर से जोड़ देंगे तो 1 + 3 आपका हो जाएगा ये 4 एंड 2 + 4 = 6। तो ये आपका सम हो जाएगा यहाँ पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और भी, क्या क्या होती हैं वो एक बार देख लेते हैं। कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दो वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और एसोसिएटिविटी भी शो करते हैं ये, मतलब x ब्रैकेट के अंदर y + z, इस बार हम ब्रैकेट में x + y लिख लेंगे और +z। ठीक है, ये एसोसिएटिविटी भी शो करते हैं, साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये कोई आपका स्केलर है, यहाँ पर p स्केलर है और x और y यहाँ पर वेक्टर है, तो ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी आपकी, ये p q यहाँ पर स्केलर है तो p और q की अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी x से। और अगर आपके पास इस तरह से यहाँ पर पी क्यू फिर से आपके स्केलर है कोई, और x आपका क्या है यहाँ पर वेक्टर, तो ये आपका पहले आप पी क्यू को मल्टीप्लाई कर लो और फिर वेक्टर को मल्टीप्लाई करो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी वेक्टर्स की। नेक्स्ट है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर रेफर टू ए वेक्टर दैट कैन बी फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग ईच वेक्टर इन ए गिवन सेट बाय ए स्केलर। तो यहाँ पर थोड़ा हम इजी वे में समझते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर का सेट है, ठीक है, ये v1 v2 v3 अप टू vn, ये हमारे वेक्टर हैं n वेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग स्केलर, और उनके करस्पॉन्डिंग स्केलर हमने c1 c2 अप टू cn ले लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इस स्केलर को, मतलब जैसे कि यहाँ पर जो इनके करस्पॉन्डिंग स्केलर थे उनके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, c1 और v1, यहाँ पर ये आपका स्केलर, ये आपका वेक्टर, स्केलर वेक्टर। तो ये जो फॉर्म बनी यहाँ पर, ये जो कॉम्बिनेशन बना, इसी को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर c1 c2 स्केलर है, ठीक है, इनको कोफिशिएंट भी बोलते हैं या फिर वेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास
यहाँ पर एग्जाम्पल में एक वेक्टर ले लिया हमने 1 2 3 और एक दूसरा वेक्टर लिया हमने 5 4 5 6, ठीक है। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको C1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से लिख लेंगे, इसको C2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से लिख लेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था ना यहाँ पर। तो C1 V1 तो C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2, तो ये बना लिया यहाँ पे फॉर्म। V1 V2 की वैल्यू रख दी, वेयर C1 C2 स्केलर हो गए। यहाँ पर मान लीजिए अपनी तरफ से मान लो कुछ भी C1 को 1 2 3 4 5 ऐसे C2 को कुछ भी मान लो, और ये जो वैल्यू है इनको यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर रखा और यहाँ पे रखा, ठीक है। इसके बाद इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 2 4 6 हो गया ये, और इधर हमने -1 की मल्टीप्लाई करी तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे इनको सम कर लेते हैं, -4 + 2 -2, 4 - 5 -1 और 6 - 6 ये 0। तो ये जो आया है ये आपका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, ये वेक्टर्स का, ठीक है, ये वेक्टर और स्केलर्स का। थस तो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो आया आपका इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 और v2 यूजिंग द कोफिशिएंट। क्या कोफिशिएंट लिए थे हमने, 2 and -1। यहाँ पे आप कोफिशिएंट अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं Li एंड Ld। Li स्टैंड फॉर लीनियर इंडिपेंडेंट एंड Ld स्टैंड फॉर लीनियर डिपेंडेंट। अब ये होते क्या है, इस सेट ऑफ वेक्टर, यहाँ पे हमने सेट लिया वेक्टर्स का, इस सेट टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट, इसको लीनियर इंडिपेंडेंट बोला। इफ़ नो वेक्टर इन द सेट, अगर कोई भी वेक्टर सेट में कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, कोई भी ऐसा हमें वेक्टर ना मिले जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन बाकी अदर वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन से वो मिल जाए, तो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं Li। थोड़ा सा और सिंपली कर लेते हैं, हमारे पास वेक्टर हैं v1 v2 v3 और vn अप टू vn, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्केलर है c1 c2 अप टू cn। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया हमने, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर इसको 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है, और ये वैल्यू 0 कब आ रही है, मतलब ये वैल्यू 0 कब आ रही है, तभी पॉसिबल है जब c1 c2 सारे cn यहाँ पर सारे स्केलर 0 हो जाएं, तभी 0 बने। तो इस तरह के यहाँ पर कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं Li, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट। अब Ld क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट। ऑन अनदर हैंड a set of vector is said to be Ld linear dependent if at least one vector in the set can be expressed as a linear combination of other vector। सेट में कम से कम एक ऐसा वेक्टर तो मिल ही जाए जो कि बाकी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें मिल जाए। कहने का मतलब ये है, तो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, v1 v2 अप टू vn ले लिए, ठीक है, वेक्टर्स, और उनके करस्पॉन्डिंग स्केलर ले लिए c1 c2 अप टू cn, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन बनाया, वो लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया जैसे यहाँ पे बनाया था यहाँ पे। लेकिन इस बार क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन जैसे कि हमने यहाँ पर ये बोली थी कंडीशन कि सारे के सारे स्केलर 0 होने चाहिए तभी ये होगा 0। यहाँ पर कुछ C1 यहाँ पर अगर ना भी हो 0, मतलब ज़रूरी नहीं है इसमें, और इसमें जो डिफरेंस है वो इसी बात का है कि यहाँ पर सारे के सारे जो स्केलर हैं, मतलब कि C1 C2 कुछ यहाँ पर नॉन जीरो होंगे, जबकि यहाँ पर सारे के सारे स्केलर 0 होते हैं। तो अगर सारे के सारे यहाँ पर स्केलर 0 हुए देन Li, अगर कुछ ही 0 हुए और कुछ यहाँ पर नॉन जीरो हुए देन Ld। अब यहाँ पर हम एक Li का और एक Ld का एग्जांपल ले लेते हैं। तो Li में हमने वेक्टर मान लिए ये 2, ठीक है, ये 2 वेक्टर मान लिए, और हम अब देखेंगे कि ये क्या लीनियर इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, C1 कोई यहाँ पर स्केलर होगा, तो वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है, C2 और ये आपका बनेगा 0 1 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1 0, C1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 आ जाएगा, C1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, और ये आपका 0 और C2, ठीक है।
अब इन दोनों को भी और देख लीजिए, C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा? कब होगा? जब आपका C1 भी 0 हो जाए और C2 भी 0 हो जाए। और यहाँ पर कितने स्केलर लिए थे? 2, और दोनों ही क्या 0 हो गए। और मैंने यही बोला था कि लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए सारे के सारे स्केलर क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है लीनियर इंडिपेंडेंट का केस। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंट का केस। यहाँ पर 2 वेक्टर मान लीजिए, इसको इस फॉर्म में लीनियर, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। तो C1 2 3 प्लस C2 और 4 6 0, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2C1 3C1 प्लस 4C2 6C2 इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 2C1 प्लस 4C2 2C1 प्लस 4C2 हमने इन दोनों को प्लस कर दिया और इन दोनों को प्लस करोगे तो 3C1 एंड 6C2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब बनेगा? ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट 0 कब बनेंगे? क्या यहाँ पर C1 और C2 का 0 0 होना ज़रूरी है? लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जब इनको इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करोगे, 2C1 प्लस 4C2 को अगर आप सॉल्व करोगे और इधर 3C1 प्लस 6C2 इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और C2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो 2 यहाँ पर रखिए और -1 यहाँ पर रखिए, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। यही वैल्यू यहाँ पर रखिए तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब सेम वैल्यू यहाँ पे रखने पर अगर 0 0 हो रहा है तो इसका मतलब अब यहाँ पे नॉन जीरो है दोनों वैल्यू, तो ये लीनियर डिपेंडेंट वाला केस हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर नॉन जीरो आ जाते हैं स्केलर तो लीनियर डिपेंडेंट वाला केस है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर हमें यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू कोई मिलती नहीं है कि दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर कि यहाँ पर इसमें लगाएं तो 0 हो जाए, इसमें लगाएं तो 0 हो जाए। अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट का केस हो जाएगा। ठीक है, कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिर एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास कि C1 C2 को 0 रखा जाए। तो ये था लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस एंड डायमेंशन। अब ये होता क्या है? वैसे तो एक पूरा अलग से टॉपिक है वेक्टर स्पेस, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको दिया गया है तो इसके बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशन पूछ सकता है। तो बेसिस क्या होते हैं? आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V और उसमें एलिमेंट कुछ इस टाइप से हैं। ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर जो है उसके पास V1 V2 अप टू Vn। तो बेसिस होने के लिए उसके पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। लीनियर इंडिपेंडेंस, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। दूसरा स्पेनिंग क्या होता है? द वेक्टर इन द बेसिस सेट स्पेन द एंटायर वेक्टर स्पेस V। मतलब कि विच मीन्स दैट एनी वेक्टर इन V, कोई भी आप वेक्टर लीजिए V2 V3 Vn कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर। तो यहाँ से हमने V1 V2 कुछ भी लीजिए उसको दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये हमारा बेसिस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज द नंबर ऑफ वेक्टर। सीधा सीधा बहुत ईजी है डायमेंशन, तो जितने उसके अंदर वेक्टर होंगे वही उसकी डायमेंशन हो जाएगी। इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? साइज और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन इन द वेक्टर स्पेस। ठीक है, और इसको जो डिनोट करते हैं वो DIM और ब्रैकेट के अंदर V, इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में हमने वेक्टर लिए V1 V2 V3। V1 ये रहा, V2 ये रहा और V3।
तो ये क्या है, बेसिस है। ठीक है, बेसिस क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। दूसरा, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखे जा सकते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है ऑफ दीज बेसिस वेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिस हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो कितने वेक्टर हैं यहाँ पर, v1 v2 v3, 3 वेक्टर हैं, तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी 3। चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चनों पे आते हैं हम। बेसिकली जो मैंने ऊपर पढ़ाया था वो सारा का सारा क्या होता है, थ्योरी पार्ट है, और थ्योरी जो डेफिनेशन वगैरह में वो पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। अब तक क्या होता था कि आपको दो इक्वेशन दे दी जाती थी, दो अननोन दे दिए जाते थे जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, तो आसानी से हम उसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते थे, मतलब कि अननोन की वैल्यू हम निकाल लेते थे। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आगे हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो इक्वेशन बढ़ती चली जाती हैं, यहाँ पे अननोन बढ़ते चले जाते हैं। जैसे इसी इक्वेशन की यहाँ पर इसी क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो 4 आपके पास इक्वेशन है और 4 ही आपके पास अननोन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब इन इक्वेशन को वही पुराने मेथड से सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपके पुराने मेथड थे जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, और आपका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, एलिमिनेशन होता था। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि इधर आप देख रहे हैं सारे के जो राइट हैंड पार्ट है वो सारा का सारा जीरो है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, जिसमें इक्वेशन का राइट साइड बिल्कुल जीरो हो जाए वो आपका होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस भी होती हैं जो कि हम आगे देखेंगे उनको। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट ले लीजिए, सारी इक्वेशन जितनी भी इक्वेशन है उनके एक्स के कोफिशिएंट लीजिए। यहाँ पर 1 है, 2 3 -4, और उसको फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए 1 2 3 4। अब y के कोफिशिएंट लीजिए, यहाँ पर 1 -1 -2 और 1 1 इस तरह से दूसरे कॉलम में लिख लीजिए। तीसरे कॉलम में आप क्या लिखोगे, z के कोफिशिएंट को -3 2 1 -3 ये लिख लीजिए। एंड लास्ट कॉलम फोर्थ कॉलम में हम लिखेंगे 2 -3 4 और ठीक है, यहाँ पर ये फोर्थ कॉलम में आ जाएंगे w के। तो ये किसके कोफिशिएंट थे, x के, ये आपके y के कोफिशिएंट, ये आपके z के, और ये w के। इसके बाद जो आपके अननोन हैं उनको भी इससे अलग कर लेंगे और उसका एक कॉलम यहाँ पर मैट्रिक्स बना लेंगे x y z w। ठीक है, जितने भी आपके पास यहाँ पर अननोन होंगे उनका एक अलग से कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पर बना लेंगे और इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इधर क्या है, जीरो, तो इसलिए जीरो के इक्वल पुट। इसको आप सोल्व भी करोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी। आपको मल्टीप्लाई तो आता ही होगा मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर फर्स्ट रो और इसका कॉलम, तो वही आपका बन के फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो x + y - 3z + 2w, देखिए ये इक्वेशन बन गई इजिकल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की बनाते हैं इचेलियन फॉर्म। ये काम पीछे जब हम रैंक कर रहे थे, रैंक निकालना सीख रहे थे, तब हमने किया था। तो इचेलियन फॉर्म बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हम इचेलियन फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, इसकी हेल्प से इस कॉलम में जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उन सबको कर दीजिए 0। तो कैसे हुए, मैं यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन है, रो वाले ऑपरेशन, वो सारे के सारे यहाँ पे लगा दिए हैं। अच्छा ध्यान रखना, आप यहाँ पर रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन थोड़ा दिक्कत कर जाता है। यहाँ पे अगर आप बीच में कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, तो इसलिए आप प्रीफर करोगे कि यहाँ पर रो ऑपरेशन ही लगाएं। तो फर्स्ट को लेकर के सेकंड को 0 कीजिए, इस वाले को, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे रो में और इसको माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, ऐसे ही इसको 0 करिए इसकी हेल्प से। तो 1 में यहाँ पे पूरी रो में 3 में मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें माइनस कर दीजिए। अब ऐसे ही इसकी हेल्प से करोगे, ये वाली रो को आप 0।
इसके लिए क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस बार प्लस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से ही मौजूद है। तो ये यहाँ पे ऑपरेशन लिख दिए, आपको ये यहाँ पर मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसके बाद अब आप क्या करना है, R3 यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए -1/5, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पर इसको बना दिया है 1, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 के मल्टीपल आ रहे हैं सारे के सारे, तो हम 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, वो भी माइनस साइन के साथ, तो ये तो 1 हो गया, ये आपका -2 और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। ये रो आ गई। इसके बाद इचलियन फॉर्म बनाना हमें, और हम क्या करेंगे, इस रो को इससे चेंज कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और जो इचलियन फॉर्म की कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई होगी यहाँ पर, ठीक है। क्या थी कि लीडिंग एलिमेंट जो होता है 1, उसके राइट साइड में लीडिंग एलिमेंट दूसरे जो उससे नीचे रो है उसके राइट साइड में ही उसका लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए जो कि 1 है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इसको हमने चेंज किया तो ये आ गया आपका, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों में लगाया था ऑपरेशन, तो ये ऊपर वाली रो नीचे आ गई, नीचे वाली रो ऊपर पहुँच गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इन दोनों कॉलम को बनाएंगे 0, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, ये 1 जो है इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए, ऐसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही ये आप ये ऑपरेशन लगाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये दोनों टर्म भी आपकी नीचे 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब भी हम इसमें इचलियन फॉर्म बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, ट्राई करेंगे कि ये भी 0 हो जाए, ठीक है। इसमें अब आप देखिए, हाँ, इसको आपको 1 बनाना है, ठीक है, क्योंकि इचलियन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट 1 होता है। इसमें 1 हो गया, इसमें 1 हो गया। इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरी रो को 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1/2 आ गया, ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पर ये 1 हुआ, ठीक है, इसमें 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमने 19 की मल्टीप्लाई की और यहाँ पर इसको भी 0 बना लिया, ठीक है। इसकी हेल्प से इसको 0 बना दिया। अब यहाँ पर हमारे पास फाइनली ये आ गया था 21/2। इसको भी, क्योंकि ये लीडिंग एलिमेंट है इस रो का, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/21 की, तो ये भी आपका हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये इचलियन फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। एक पहली कंडीशन क्या थी कि जो लीडिंग एलिमेंट होंगे वो जो ये वाली रो होगी उससे नीचे वाली रो का जो लीडिंग एलिमेंट होगा ऊपर वाली रो के राइट साइड में होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। 1 होगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और बाकी 0 जो है, मैक्सिमम 0 की के सबसे जो जिसमें ज़्यादा रो में 0 होगा लीडिंग एलिमेंट से पहले, वो सबसे नीचे रहेगा और बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम और किसी भी तरह से और कहीं भी 0 नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं और अब निकालते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास अननोन कितने हैं, 4। हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने हैं, नॉन जीरो रो 4। देखिए अननोन कितने, 1 2 3 4, एक्स वाई जेड, ठीक है, 4 हो गए। हमारे पास अननोन रो कितने, नॉन जीरो रो कितनी है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो। तो 4 - 4 = 0। तो यहाँ पर कितने एल आई सोल्यूशन आएंगे, एल आई सोल्यूशन 0, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, इस पूरे यहाँ पर रो की मल्टीप्लाई इससे कीजिए। पहला आएगा, पहली इक्वेशन आएगी x + y - 3z + 2w
इज इक्वल टू 0। अब ऐसे ही दूसरे रो की मल्टीप्लाई इस पे कीजिए, तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर दूसरा आएगा आपका y माइनस 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो x से मल्टीप्लाई होता तो 0, y से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। यहाँ पे z माइनस हाफ w इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, y से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसकी मल्टीप्लाई z से करेंगे 0, और w से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट इक्वेशन आएगी w इज इक्वल टू 0। तो w इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो z भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। z भी 0 हो गया, w 0, z 0, इन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो y भी 0। अब y z w 0, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तीनों को तो आपका x भी 0। यही आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन आपको यहाँ पर सॉल्व करनी होगी अगर कोई भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, होमोजीनियस पे बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में सब 0 हो रहा है, तो होमोजीनियस है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर इसको जैसा मैंने पीछे बताया था, इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट यहाँ पर लिख दिए, ये x के कोफिशिएंट हो गए, ये y के कोफिशिएंट, ये z के कोफिशिएंट, और ये आपके u के कोफिशिएंट, और सारे के सारे अननोन इधर इस फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख लिया है इनको। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों हम बचते हैं कॉलम यहाँ पर ऑपरेशन लगाने से, ठीक है। तो सबसे पहले इचेलॉन फॉर्म बनाना, हमें इचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए अब आपके पास या तो ये है कि आप इसको तो 1 बनाना है, इचेलॉन फॉर्म बनाना है तो आपको इसको 1 बनाना होगा, और 1 बनाने के लिए आप इसको पूरे को डिवाइड करोगे 4 से, तो या तो आप ये करो, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा तो फिर आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर आएगी आपको प्रॉब्लम। इस बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस बार यहाँ पर लगाते हैं कॉलम का यहाँ ऑपरेशन, ठीक है। तो कॉलम में आप देख रहे हो यहाँ पर 1 है, तो इस कॉलम को अगर इससे इंटरचेंज कर दें तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी आसान, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कॉलम चेंज करने पर आपके जो उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपके वेक्टर यहाँ पर अननोन है, वेरिएबल हैं, वो भी चेंज होंगे। ये फर्स्ट कॉलम है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो अननोन है वो x है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ये x के कोफिशिएंट है, और ये किसके कोफिशिएंट है, ये है आपके z का, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब आप इसको इंटरचेंज कर रहे हो तो x का कोफिशिएंट तो इधर शिफ्ट हो रहा और z का कोफिशिएंट इधर आ रहा, तो यहाँ पे जहाँ पे आप x का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट देख रहे हो तो इनको भी चेंज करना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि अगर आपने x का कोफिशिएंट के इधर शिफ्ट किए हैं z की जगह, तो इसको भी यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। इसलिए हम बचते हैं, क्योंकि हम कॉलम तो चेंज कर देते हैं एग्जाम में, लेकिन हम यहाँ पर इधर वेरिएबल को इंटरचेंज करना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप इसको कर सकते हैं। ये चीज़ हमने कर दिया, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट रो में मैंने यही चीज़ किया है, x को z की जगह और z के x की जगह। अगर आप मान लीजिए इस रो कॉलम को इससे चेंज करते तो ये इसका कोफिशिएंट किसके कोफिशिएंट है, ये आपके y के, और ये किसके कोफिशिएंट है, आपके u के, तो फिर आप u और y को इंटरचेंज करते हैं यहाँ पर। तो कोई भी होता है उसका कोफिशिएंट आप ये देखना होता है कि ये किसके कोफिशिएंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है वो भी आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। चलिए इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ इचेलॉन फॉर्म बनाना है। इचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए इसकी हेल्प लीजिए, और बाकी सारे यहाँ पर जितने भी आपको इस कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उनको कर दीजिए 0। तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है, वही किया मैंने यहाँ पर, तो ये भी आपका 0 हो गया। इसके बाद
अब आप या तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको 1 चाहिए तो इसको इंटरचेंज करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रो में ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 5 के मल्टीपल हैं सारे सारे, ठीक है, ये भी 5, 10 और 5, तो हम पूरी रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन। ये किया तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 हो गया तो फिर इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो आपका ये पूरा पूरा रो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये पूरा रो यहाँ पर 0 हो गया। और क्या अब इस रो में और 0 बना सकते हैं इसकी हेल्प से, ऊपर वाले की हेल्प से? नहीं बना सकते। तो आपकी इचेलॉन फॉर्म यहीं कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ अननोन नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 और 2, ठीक है। ये तो 0 रो होगी, तो नॉन जीरो रो आपके पास 2 है, तो ये आया 2। तो यहाँ पे आपके 2 LI सॉल्यूशन होंगे, 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इन वेक्टर्स में कीजिए, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई Z, 2 की मल्टीप्लाई Y, 4 की X और 3 की U, और इजकल टू 0। पहले इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अब आप यहाँ पे सेकंड रो लीजिए, 1 की Z, 0 की Z, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको एक चीज़ पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अननोन आपके 4 हैं, इक्वेशन आपके पास 2 हैं, तो 2 को आपको कुछ मानना पड़ेगा, जिन्हें हम LI ही बोले हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोले हैं, LI सॉल्यूशन। मतलब 2 को आपको अपनी तरफ से कुछ मानना होगा, कुछ कांस्टेंट मानना होगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर x को a मान लिया, y को b मान लिया, ठीक है। ये 2 ही क्यों मानने हैं, क्योंकि आप बचपन से ही यहाँ पर पढ़ते हुए आए हो कि जितने आपके पास अननोन है उतनी ही इक्वेशन हो तो आप आसानी से उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन कम है, अननोन ज़्यादा हैं, तब आपको बाकी जो बचे हुए यहाँ पर अननोन हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू अपनी तरफ से पुट करनी होगी। तो ये यहाँ पर ये आ जाता है z प्लस यू इजिकल टू 0, तो z को इजिकल टू माइनस यू मान लेते हैं इधर, ठीक है। इनको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू मतलब हम x और u में निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू a पुट किया, y की वैल्यू हमने b मान लिया, यहाँ पर सॉरी ये u की वैल्यू, ये y नहीं है, u की वैल्यू मान लिया इसको हमने b, तो इसको यहाँ पे रखो, x की वैल्यू को यहाँ पे रखो, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। और z की वैल्यू माइनस u थी, तो z की वैल्यू u का मतलब b, तो यहाँ पर माइनस b आ जाएगा, z इक्वल टू माइनस b। और a b क्या है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो आप निकाल सकते हैं, बस ध्यान आपको ये रखना होगा, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक तो आपको ऊपर ही बताया था मैंने कि कॉलम अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको फिर यहाँ पर इधर भी ध्यान देना होगा। दूसरा, आपको यहाँ पे चेक करना होगा कितने LI सॉल्यूशन आ रहे हैं, जितने LI सॉल्यूशन आ रहे हैं उसका मतलब उतने ही आपको अपनी तरफ से वैल्यू मान के रखनी होगी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आपको मानकर रखनी होगी। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट थे और इस तरह से आपका होमोजीनियस के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं ख़त्म।